नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 2 पढ़ने जा रहे हैं। संधि है प्रकरणम। संधि के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब दो शब्द पास पास आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसी से संधि बनती है। मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें इन सभी संधियों के अलग अलग और भी भाग होते हैं। वो आज हम सभी इस पाठ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है संधि है शब्दस्य परिभाषा। संधि है शब्दस्य परिभाषा, यानी संधि शब्द की परिभाषा। वर्ण संधानाम संधि है, अर्थात द्वयो वर्णयोः परस्परं यत् संधानां मेलनं वा भवति तत् संधि रीति कथ्यते। अब इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में ही दिया गया है कि जब दो वर्ण यानी वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, कि जब दो वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं, जब दो वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। जब दो रूप अत्यधिक निकट आने पर एक नए रूप का निर्माण कर देते हैं वही संधि कहलाती है। पाणिनीय परिभाषा। पाणिनि की परिभाषा परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णानाम अत्यधिक निकटता संहिता इति कथ्यति। वही बात है जो हमने ऊपर पढ़ी कि वर्णों के अत्यधिक निकट आने से जिस शब्द का निर्माण होता है वही संधि कहलाता है। संधि विच्छेद। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद जब संधि युक्त यानी कोई शब्द संधि से बनाया हुआ शब्द है और उसको हम दो अलग अलग भाग में करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों में उसको अलग अलग करते हैं, वही संधि विच्छेद कहलाती है। इसका उदाहरण भी हम यहाँ नीचे देखेंगे। जैसे हिम प्लस आल्य है, यानी हिमालय जो शब्द था वो संधि युक्त शब्द था और जब इसका संधि विच्छेद हमने किया तो हिम धन आल्य है। क्या बना? हिम धन आल्य बना। तो क्या बन गया इसका? हिमालय बन गया। क्या बन गया? हिमालय बन गया। स्पष्टीकरण। यहाँ में ए स्थित है। हिमालय में जैसे हमने स्पष्टीकरण बता रहे हैं इसमें कि यहाँ में ए स्थित है। में के अंदर क्या है? ए स्थित है। हम सभी जानते हैं कि कभी भी जो व्यंजन रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से ना तो बोले जाते हैं और ना ही लिखे जाते हैं। अगर लिखे जाते हैं तो उनके नीचे एक तिरछी लाइन यानी हलंत लगाया जाता है। तो हम सभी देख रहे हैं कि हिम के नीचे ना तो हलंत है और ना ही ये कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसका मतलब इसमें ए का योग मिला हुआ है, यानी इसमें हलंत नहीं है तो इसमें ए है साथ में। तो यही आगे बताया गया है कि यहाँ में ए स्थित है। में के साथ क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है और इस ए के समीप आल्य शब्द का आ विद्यमान है और ये जो इस ए के समीप ए के पास में ही आल्य शब्द का आ भी विद्यमान है। आल्य लिखा हुआ है तो उसका आ भी विद्यमान है। यहाँ ए धन आ दोनों स्वर है, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि मैं में भी ए साथ में है और धन आ, तो ए धन आ दोनों ही स्वर है। इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ आ हो गया और इन दोनों शब्दों हिम प्लस आल्य को मिलाकर हिमालय, यह संधि युक्त पद बन गया। हमने क्या देखा? हमने देखा कि
इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर, जैसे इधर भी ए था ए और उधर भी आ था, तो ए धन आ मिलके आ बन गया। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ आ बन गया, एक बड़ा आ बन गया है। इन दोनों शब्दों हिम प्लस आलेह को मिलाकर हिमालय, यह संधि युक्त पद बन गया है। क्या बन गया है? संधि युक्त पद बन गया है। यह स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। स्वर संधि का उदाहरण ये क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हिम लिखा हुआ है, हिम में आप सभी देख रहे हैं कि नीचे हलंत नहीं है इसके, इसका मतलब ये इसमें स्वर का मेल है। तो साथ में इसके ए है, तो मैं के साथ में इधर भी ए है, तो और आगे धन आ लिखा हुआ है, तो ए धन आ, तो दोनों तरफ ही स्वर स्वर आ रहे हैं, इसीलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी है इसमें, देखिए आप, उदाहरण सत प्लस जन है, सज्जन। अब एक और बताया इसमें, सत प्लस जन तो क्या बन गया? सज्जन है बन गया। तो इसका स्पष्टीकरण भी आगे दिया गया है कि ये किस प्रकार से बना है। तो इसमें हम यहाँ ये देखेंगे कि जहाँ सत के त व्यंजन वर्ण तथा इसके समीप जन है के जय व्यंजन वर्ण में परस्पर मेल होने से त को जय में बदलने पर सज्जन संधि युक्त पद बन गया है। क्या बताया गया है इसमें? इसमें हमने देखा ये जो शत लिखा हुआ है, इसमें त के नीचे हलंत लगाया हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि इसमें स्वर का मेल नहीं है ना, इसमें स्वर का मेल दिखाई दे रहा है हमें। तो इसमें ये कहा गया है कि सत के त व्यंजन वर्ण तथा इसके समीप जन है, यानी इसके पास जो जन है उसके जय व्यंजन वर्ण में परस्पर मेल होने से त को जय में बदलने पर संधि युक्त शब्द क्या बन गया? सज्जन है शब्द बन गया। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह है व्यंजन संधि का। कैसे है? हम सभी जानते हैं। देखिए, सत में पीछे भी त है, वो भी आधा है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर का मेल नहीं है। और धन जन लिखा हुआ है तो ज है पहले, तो इसीलिए इधर भी व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, तो दोनों तरफ ही इसके प्रथम वर्ण के अंतिम में जो प्रथम शब्द है उसके अंत में व्यंजन है और द्वितीय शब्द के प्रथम में व्यंजन है, इसीलिए ये व्यंजन संधि कहलाई। दोनों तरफ ही इसमें व्यंजन ही है, इसीलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया है। स्पष्टीकरण देखिए, ये हमने स्पष्टीकरण देख लिया है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे हम। मनस प्लस मनस धन रथ है, मनस धन रथ है, तो इसका क्या बन गया? मनोरथ है, मनोरथ है बन गया। क्या बन गया? मनोरथ है बन गया। ये मनोरथ का भी स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि यहाँ मनस के सवर्ण को रथ के र वर्ण के सामने होने के कारण विसर्ग हो गया और मन है धन रथ है रूप बन गया तथा मनह के न में स्थित विसर्ग को उ तथा मन के न के ए के साथ मिलाकर ओ होने पर मनोरथ है रूप बन गया। अब इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये पढ़ा है कि यहाँ जो मनस जो शब्द है, मनस के श वर्ण को रथ के र वर्ण के सामने होने के कारण इसको विसर्ग, इसका क्या हो गया? इसका र का क्या हो गया? इसमें विसर्ग हो गया। इसमें ये बताया है कि मनस के स वर्ण को रथ के
र वर्ण के सामने होने के कारण इसमें क्या हो गया, विसर्ग हो गया। और तथा मनः के न में स्थित विसर्ग को उ तथा मन में मन के न के ए के साथ मिला दिया। मन के न के एक के साथ मिलाकर ओ होने के कारण इसमें क्या बन गया, मनोरथ बन गया। क्या बन गया, मनोरथ रूप बन गया। यह किसका उदाहरण है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो हमने जो एक एक उदाहरण देखे, हमने तीनों संधियों के एक एक उदाहरण देखे। सबसे पहले हमने स्वर संधि का उदाहरण देखा जो हिम धन आलेह से देखा। दूसरा उदाहरण हमने व्यंजन संधि का देखा जिसमें सत धन जन है सज्जन का देखा। तीसरा उदाहरण हमने विसर्ग संधि का देखा है, उसमें मनोरथ है, मनस प्लस मनस धन रथ है, तो मनोरथ का हमने उदाहरण देखा है। इस प्रकार हमने तीनों संधियों के एक एक उदाहरण देख लिए हैं। संधि के भेद बताए गए हैं। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं वो हम देखेंगे। स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद बताए हैं, संधि के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद बताए गए हैं, स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। तो मुख्यतः संधि के 3 भाग बताए गए हैं। स्वर या अच संधि, सबसे पहले हम स्वर या अच संधि देखते हैं। स्वर संध्यायाः परिभाषा, स्वर संध्या की परिभाषा। स्वराणाम मेलनेन यह संधि भवति सह स्वर संधि भवति। अब इसका हिंदी अनुवाद ये है कि स्वरों के मेल से जो संधि होती है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वरों के मेल से जो संधि होती है, हमने अभी एक ऊपर उदाहरण देखा हिमालय का, तो उसमें भी हमने देखा कि स्वरों के मेल से जो संधि हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर संधि उसे हम कहेंगे। अर्थात जब दो अथवा 2 से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होने से कुछ परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होने से कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद बताए गए हैं इसमें, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव या प्रगृह्य संधि। हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास में आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उससे ही संधि बनती है। और जो जैसे संधि बनाए हुआ शब्द है जैसे हिमालय, जो उसके जब हम 2 टुकड़े करते हैं, हिम धन आलेह लिखते हैं, तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। उसके बाद में हमने 3 संधि जो देखी वो 3 प्रकार की देखी। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमने क्या देखा, विसर्ग संधि। इसके बाद में हमने सभी संधियों के एक एक उदाहरण देखे और किस प्रकार से ये संधि आई। जैसे हमने सबसे पहले स्वर संधि का उदाहरण देखा कि जब संधि की हुआ कोई शब्द रहता है, जैसे हमने हिम धन आलेह देखा, तो हिम में पीछे ए है और आले में प्रथम में आ गया, इसीलिए दोनों तरफ ही स्वर होने के कारण ये स्वर संधि हुई। इसी प्रकार हमने व्यंजन संधि का उदाहरण देखा।
उसमें भी हमने देखा कि इसमें त आया तो यह भी व्यंजन है, इसमें स्वर का मेल नहीं है। और जो जनह शब्द है वो भी व्यंजन है, तो इसमें भी स्वर का मेल नहीं। इसमें स्वर का मेल है लेकिन वो बाद में है, पहले ज आया, इसीलिए ये व्यंजन संधि हो गई। उसके बाद में हमने विसर्ग संधि का भी उदाहरण देखा इसमें, और विसर्ग संधि के बारे में भी हमने एक मनोरथ है शब्द का उदाहरण देखा, और किस प्रकार से ये शब्द बना वो भी हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि संधि के मुख्यतया हम यहाँ पढ़ेंगे 3 भाग होते हैं, स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि, या विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि भी कह सकते हैं आप। फिर हमने उसके बाद में देखा, सबसे पहले हमने देखा है कि स्वर संधि। मुख्यतया हम सबसे पहले स्वर संधि देख रहे हैं। स्वर संधि भी जिसमें स्वरों का मेल होता है वही स्वर संधि कहलाती है। जब 2 स्वर आपस में पास अत्यधिक पास आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतया जो भाग होते हैं वो हमने देखे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्राकृतिक भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के ये जो भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद तथा उनके प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।